पिछले पिछले क्लास में हम बात किए थे किस पर? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर। अब हम बात करेंगे अब इस क्लास में क्या, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष जो है, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल दिया गया था कब दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में, और 1913 में आए कौन? नील बोर। और उनके आने के बाद इनके परमाणु मॉडल में दोष आया। तो नील बोर के अनुसार जो है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ दोष हैं जिन्हें अब हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो दोष मतलब कमियां होता है, इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के जो है 3 कमियां हैं, जिसमें पहला है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों तरफ अनंत यानी असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव है। जितना चाहे उतना वृत्तीय कक्षाएं बना सकते हैं। अनंत का मतलब, असीमित कक्षाएं का मतलब, हम ये को पहले कक्षा है दूसरी थी, इसके बीच भी कक्षाएं हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट कक्षाएं बना सकते हैं। लेकिन किन किन कोषों में यानी किन किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कक्षाएं तो इनफाइनाइट हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन सभी में रहते हैं या कुछ ही कक्षाओं में रहते हैं? यानी किन किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ बताया नहीं। और परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो कोष हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं। तो क्या सभी कोषों में जो है बराबर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या अधिक है? इसकी भी जानकारी रदरफोर्ड ने नहीं दिया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में के चारों तरफ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों तरफ अनेक कक्षाएं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किन किन कोषों में रहते हैं, और उन सभी कोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉन है, उन कोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो वेग कितना है, और जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उसकी से कितनी एनर्जी के साथ घूमता है, उसकी ऊर्जा कितनी है इलेक्ट्रॉन के पास। ये सब जानकारियां जो है रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में नहीं बताया। इन जानकारियों को जो है 1913 में बोर ने बताया था। उसने जो इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका वेग और ऊर्जा सब निकाला था, जो कि रदरफोर्ड ने नहीं निकाला था। अतः इसे रदरफोर्ड का क्या कहा गया? परमाणु मॉडल की पहली कमी कहा गया। तो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की पहली कमी है कि किन किन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन कोषों में इलेक्ट्रॉन का वेग और ऊर्जा कितनी है, इसकी जानकारी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं देता है। तो किन किन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं तथा विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन का वेग तथा ऊर्जा कितनी है, ये सब जानकारियां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं प्राप्त होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पहली कमी कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ अनेक कोष हैं, लेकिन किन किन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किन किन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वेग और ऊर्जा की जानकारी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं मिलती। और इसके परमाणु मॉडल में दूसरी कमी है कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर घूमता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश होता है। और विद्युत गति विज्ञान के अनुसार जब कोई भी आवेशित या धन आवेशित या ऋण आवेशित कण गतिमान होता है, त्वरित होता है, यानी उसमें कुछ एक्सेलरेशन होता है,
यानी उसका वेलोसिटी चेंज होती है तो वो अपने अंदर से ऊर्जा इमिट करता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार यदि परमाणु नाभिक के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जो कि इस इलेक्ट्रॉन पर आवेशित इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, तो गति विज्ञान के अनुसार ये भी क्या निकालना चाहिए, अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा। और जब ये मोशन करेगा तो अंदर से अपना एनर्जी निकालेगा, और जब एनर्जी निकालेगा तो इसकी ऊर्जा कम होने के कारण, ऊर्जा में कमी होने के कारण इसका जो वेलोसिटी होगा वो भी कम होता जाएगा। और जब वेग कम होगा तो जो नाभिक के बाहर की तरफ जो अपकेंद्र बल लग रहा है, यह अपकेंद्र बल जिम्मेदार होता है इस अपकेंद्र बल के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को इमिट करता जाएगा तो उसका वेग कम होता जाता है, और वेग कम होने से अपकेंद्र बल भी कम होने लगेगा। अतः नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा और इस नाभिक के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स यानी क्या, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाने लगेगा, और परिणाम स्वरूप ये इलेक्ट्रॉन इस आकर्षण के कारण अपने वृत्तीय पथ की त्रिज्या को कम करता जाएगा और लास्ट में जाकर नाभिक में गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का नाभिक में गिरने का अर्थ हुआ कि परमाणु का विनाश, लेकिन ऐसा नहीं है, परमाणु एक अस्थायी कण होता है। तो परमाणु अस्थायी कैसे हुआ, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर पाता। यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार ये हमको नहीं पता होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी निकालता है अथवा नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है इमिट नहीं करता तो इसका जो वेलोसिटी है फिक्स रहेगा, तो इसका जो अपकेंद्र बल है वो भी फिक्स रहेगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा तो परमाणु अस्थायी होगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालता है अथवा नहीं, यह जानकारी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं होता है, पता चलता है। अतः कह सकते हैं इसके दूसरी कमी जो है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। यह परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। इस परमाणु मॉडल की यह कौन सी दूसरी कमी है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। परमाणु अस्थायी क्यों होती है, इसकी व्याख्या इस मॉडल से नहीं मिलती। तीसरा दोष इसका क्या है, तीसरी कमियां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या है। तो तीसरी कमी स्पेक्ट्रम का। बोर ने जब अपना परमाणु मॉडल 1913 में दिया रदरफोर्ड के बाद, तो उसने अपने जो है परमाणु मॉडल में रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी, परंतु बोर ने अपने स्पेक्ट्रम में क्या की थी, रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में उस रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। ये रैखिक स्पेक्ट्रम क्या है, जब बोर का मॉडल हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। तो रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं करता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कितने दोष, 3 दोष हो गए। पहला कि किन किन परमाणु नाभिक के चारों तरफ तो इनफाइनाइट कोष हैं, बहुत से कोष हैं, लेकिन उन किन किन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वेग कितनी है, ये जानकारी नहीं मिलता है। और साथ ही यह परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, और इस परमाणु मॉडल में परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं की गई। ये 3 दोष हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। अतः अब यह इन दोषों को जब बोर का परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे,
पता करेंगे कैसे ये दोष दूर होंगे।